हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो हम इस वीडियो में 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1919 को डिस्कस करें दोस्तों। एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार, एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार, हम प्री के सिलेबस के अनुसार यूनिट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। उसके अंतर्गत जो जो टॉपिक लिख रखे हैं वो टॉपिक को हम डिटेल में डिस्क्राइब एंड डिस्कस कर रहे हैं, जो प्री की एग्जाम में यहां से एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन आने ही वाले हैं दोस्तों। एक दो क्वेश्चन आप निश्चित तौर पे सोच लीजिए कि यहां से क्वेश्चन आना ही है, तो पढ़ना आपको है अब कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहां से निकल के आएंगे और आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे चैनल में हमने प्लेलिस्ट बना दी है और इस चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी यूनिटों के लिंक प्रोवाइड करवाने वाला हूं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तो आपको मिलेगा नए नए नोटिफिकेशन। तो आइए शुरू करेंगे हम ज्यादा देरी ना करते हुए। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है दोस्तों। ये ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए सन 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 के कानून पास किए गए थे, लेकिन ये सुधार भारतीय जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये जो सुधार करते थे अंग्रेज सरकार लोग, ये भारतीय जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। तो समय समय पर उन्होंने अलग अलग अधिनियम पारित किए, जिससे वो उस अधिनियम के माध्यम से ही वो शासन चलाया करते थे। तो हम पढ़ने वाले हैं 1935 का अधिनियम। तो देखिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है, भारतीय संविधान का मुख्य प्रमुख स्रोत रहा है दोस्तों। ये जो हमारा भारतीय संविधान जब बाद में निर्माण हुआ संविधान का, तो उस संविधान के निर्माण में 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत ही ज़्यादा इसका स्रोत रहा है। उससे हमने बहुत सी चीज़ें वहाँ से ग्रहण की हैं। तो मैं आपको बताऊँगा जब पढ़ते पढ़ते आगे क्या क्या हमने ग्रहण किए हैं। तो भारत के वर्तमान संविधान के विषय सामग्री, भाषा, इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। ये जो अधिनियम था 1935 के अधिनियम का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, ये संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है वर्तमान में हमारे संविधान में, जो केंद्र सूची, राज्य सूची और जो संवर्ती सूची है, जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, वो हमको इसी अधिनियम से देखने को मिलती है। इस अधिनियम में भी शक्तियों का विभाजन किया गया था संघ और राज्यों के बीच, तथा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के संबंध में व्यवस्था 1935 के अधिनियम जैसी ही है। जो राष्ट्रपति को आपातकालीन जो शक्तियां प्रदान की गई है, वैसे ही उस टाइम पे गवर्नर जनरल को जो आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई थी, तो ये 1935 के अधिनियम को देखने को मिलती है। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे आगे। अभी देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए 1935 के अधिनियम में क्या क्या हुआ था। तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो उस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देसी नरेश, जो देसी राजाएं हुआ करते थे, देसी नरेशों के राजा भी सम्मिलित होंगे। तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारत, जो भारत के ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, और देसी नरेशों के राज्य भी सम्मिलित होंगे। प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया था। जो प्रांत हुआ करते थे उसे स्वशासन का मतलब होता है होम रूल का अधिकार दिया गया था। यानी कि कुछ शक्तियों का उपयोग जो केंद्र शासन द्वारा उसे प्रदान किए गए थे, कुछ शक्तियों का उपयोग जो केंद्र शासन के द्वारा उसे प्रदान किए गए थे, उसे ही कहा जाता है स्वशासन, यानी खुद का शासन। उनको खुद का शासन यानी कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे कि कुछ डिसीजन वो स्वतः खुद ले सकते थे, उसी को बोले स्वशासन। तो प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया था। शासन के जितने भी समस्त विषय थे उसको 3 भागों में बांट दिया गया था। एक तो था संघीय विषय, जो केंद्र सरकार के अधीन था, यानी केंद्र के अधीन था। जो संघीय विषय वर्तमान में भी आपने देखे होंगे, ऐसे ही है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो वैसे ही वहां भी था। तो संघीय व्यवस्था को जो केंद्र सरकार के अधीन थी, प्रांतीय विषय जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन ही थे, संवर्ती विषय जो केंद्र और प्रांत के अधीन थे। संवर्ती सूची में केंद्र और प्रांत दोनों हस्तक्षेप कर सकते थे, इसका मतलब संवर्ती सूची में केंद्र और प्रांत के अधीन थे। तो ये देखो यहाँ 3 सूचियों में बांट दिया गया था, 3 भागों में बांट दिया गया था, परंतु यह निश्चित किया गया कि केंद्र और प्रांत के विरोध होने पर
केंद्र का ही कानून मान्य होगा। यह नहीं निश्चित किया गया था उस अधिनियम में कि अगर दोनों के बीच विवाद हो जाता है, प्रांत और केंद्र दोनों के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो वहां पे किसका कानून मान्य माना जाएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन वर्तमान हमारे संविधान में अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाए तो केंद्र का कानून ही मान्य जाता है। प्रांतीय विषय में प्रांतों को स्वशासन का अधिकार था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, अर्थात गवर्नर व्यवस्थापिक सभा के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था। तो देखो, गवर्नर जो है व्यवस्थापिक सभा के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था। इस कारण यह कहा जाता है कि यह कानून द्वारा प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की व्यवस्था की गई थी। तो यह क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना है। अगला, केंद्र या राज्य सरकार में द्वैध शासन, जो डुअल गवर्नमेंट थी, द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में की गई थी, उसी प्रकार की व्यवस्था इसमें भी फिर से की गई थी, समाप्त नहीं किया गया था। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों, फेडरल कोर्ट जिसे संघीय न्यायालय कहते हैं, तो इसकी भी स्थापना की गई थी। तो याद रखना ये, तो संघीय न्यायालय की स्थापना सबसे पहले दिल्ली में की गई थी यहाँ पे, तो ये इसके द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 के अंतर्गत एक संघीय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। डायरेक्ट पूछा जाता है किस अधिनियम के द्वारा। रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी, एक केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी 1 अप्रैल 1935। आपने पढ़ा होगा रिजर्व बैंक की स्थापना, जब आप पढ़ते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी दोस्तों। उसके बाद देखिए, सिंध और उड़ीसा को 2 नवीन प्रांत बनाए गए थे। सिंध को और उड़ीसा, ये दोनों को नवीन प्रांत बनाए गए थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के गवर्नर के अधीन रखा गया था। इनको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के गवर्नर के अधीन रखा गया था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को कुछ विशेष दायित्व, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि भारत में अंग्रेज राज्य की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश सम्राट और देसी नरेशों के सम्मान की रक्षा, विदेशी आक्रमण से रक्षा आदि प्रदान किए गए थे। किसको? गवर्नर जनरल को और गवर्नर जनरल को कुछ विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, जैसे कि अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए, शांति बनाए रखने के लिए वो डिसीजन ले सकती थी। ब्रिटिश सम्राट के प्रति कुछ अगर बातें होती हैं तो उसके लिए डिसीजन, देसी नरेशों का अगर सम्मान में कुछ, राजाओं के सम्मान में कुछ आपत्तियां आती तो उसके लिए डिसीजन, और विदेशी आक्रमण से रक्षा की आदि प्रदान किया गया था। उसके बाद देखिए, इस कानून के द्वारा भी निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली का ही उपयोग किया गया था। सांप्रदायिक प्रणाली जो जाति और धर्मों के आधार पर जो विभाजित कर दिया गया था, उसको उसी का उपयोग किया गया था। तो सांप्रदायिक प्रणाली का ही उपयोग किया गया था, परंतु केंद्र और प्रांत दोनों के लिए मत देने की योग्यता में काफी कमी कर दी गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप मतदाताओं की संख्या 13% हो गई थी। तो देखो, इसमें 13% हो गई थी, जबकि 1919 के कानून के अंतर्गत यह 3% थी। तो थोड़ी सी बढ़ी थी, कमी कर दी गई थी। देखो, वोट देने में कमी कर दी गई थी, इसलिए वोटिंग बढ़ी थी। ये वाली बात समझना है यहाँ पे। तो 1935 के टाइम पे बढ़ी थी और 1919 के टाइम पे घटी थी। तो मताधिकार तो लाया गया था 1919 के टाइम पे। तो भारत सरकार अधिनियम के मुख्य उपबंध आगे देखिए दोस्तों, भारत शासन अधिनियम के मुख्य उपबंध दिए गए हैं, तो इन उपबंधों को देखेंगे हम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता था, बहुत लंबा और जटिल था। यह बहुत लंबा और जटिल अधिनियम था। इस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। 451 धाराएं थी इस अधिनियम में और 15 परिशिष्ट थे। परिशिष्ट का मतलब यानी अपेंडिक्स जो छूटा हुआ लिखा हुआ जो भाग होते थे, उसके अंदर जो लिखा हुआ, तो भाग थे, 15 भाग थे बोल सकते हैं। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के इतने लंबे और पेचीदा होने का मूल्य कारण यह था कि यहां एक ओर भारत की बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण भारत के लोगों को सत्ता का पर्याप्त स्थानांतरण आवश्यक हो गया था। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार शक्ति स्थानांतरण के साथ साथ अपने हितों की रक्षा की पूरी व्यवस्था कर लेना चाहती थी। इस अधिनियम के निम्नलिखित मासविदों की सहायता लेना पड़ी थी। निम्न रिपोर्टों की सहायता लेनी पड़ी थी। तो एक तो साइमन कमीशन रिपोर्ट ने आके अपना सुझाव देने के साथ साथ बताया गया था इसमें सर्वदलीय कांग्रेस, जिसमें नेहरू समिति रिपोर्ट और जिन्ना का
14 सूत्र, जिन्ना के 14 सूत्र भी शामिल थे, तो यहां से भी लेना गया था। 3 गोलमेज, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें कांग्रेस में हुए विवाद को भी देखा गया था, क्या विवाद हो रहे हैं देश में। श्वेत पत्र भी शामिल था। संयुक्त प्रवार समिति की रिपोर्ट भी इसमें जोड़ी गई थी, और लोथियन रिपोर्ट जिसके चुनाव संबंधित प्रावधानों का वर्णन था। जो लोथियन रिपोर्ट थी दोस्तों, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें चुनाव संबंधित प्रावधानों का वर्णन मिलता है, तो इस रिपोर्ट को भी ली गई थी। इस अधिनियम के 3 प्रमुख अंग थे दोस्तों, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक तो अखिल भारतीय संघ, संरक्षणों सहित उत्तरदायी सरकार, भिन्न भिन्न सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो समझ में आ गया। अब हम इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता, जो मुख्य विशेषता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, तो इसके अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित संघों में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, प्रस्तावित संघों में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों को सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक रखा गया था दोस्तों। यानी देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक रखा गया था, यानी वो सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं, ये एक वैकल्पिक रखा गया था। इसके लिए 2 शर्तें थी, सम्मिलित होने के लिए 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि रियासत के प्रतिनिधि में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासत को सम्मिलित ना हो। रियासतों के प्रतिनिधि में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासत सम्मिलित ना हो। रियासतों की कुल जनसंख्या में आधी जनसंख्या वाले रियासत संघ में सम्मिलित ना हो। जिन शर्तों पर उन सभी रियासतों को संघ में सम्मिलित होना था, उसका उल्लेख एक पात्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में किया जाना था। चूंकि यह नहीं हो सका, इसलिए यह संघ सभी अस्तित्व में नहीं आए तथा 1947 तक केंद्र सरकार, भारत सरकार अधिनियम 1946 तक के केंद्र सरकार जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही चलती रही थी। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे संघीय व्यवस्था की। पहली विशेषता थी अखिल भारतीय संघ और दूसरी विशेषता है संघीय व्यवस्था। तो इसमें व्यवस्थापिका के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, अगली व्यवस्था थी संघीय व्यवस्था। इसको व्यवस्थापिका भी कहा गया है, क्योंकि संघीय विधानमंडल, देखो संघीय विधानमंडल व्यवस्थापिका द्विसदनी होना था, जिसे राज्य परिषद उच्च सदन था और संघीय सभा निम्न सदन था। तो ये 2 याद रखें, राज्यसभा उच्च सदन और संघीय सभा निम्न सदन थी। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था दोस्तों। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाते थे। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 260 होनी थी, जिसमें से 156 प्रांतों के चुने गए प्रतिनिधि और अधिकतम 104 रियासत के प्रतिनिधि होने थे, जिसके समृद्ध राजाओं को मनोनीत करना था। संघीय सभा का कार्यकाल, जो संघीय सभा होती थी जिसे निम्न सदन कहा जाता है, संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होना था। इसके सदस्यों में 250 प्रांत के और अधिकतर 125 सदस्य रियासतों के होने थे। रियासत के सदस्य संबंधित राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जबकि ब्रिटिश प्रांतों में सदस्य प्रांतीय विधान परिषद द्वारा चुने जाते थे। यह एक अत्यंत विचित्र व्यवस्था थी तथा साधारण प्रचलन के विपरीत थी। उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता था, जबकि निम्न सदन ज्यादातर महत्वपूर्ण था, उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। इसी प्रकार राजाओं को उच्च सदन में 40% और निम्न सदस्य में 33% मनोनीत करते थे। समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूची में किया गया था, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया था। संघीय सभा के सदस्य मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे, किंतु राज्य परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था। धर्म आधारित एवं जाति आधारित निर्वाचन व्यवस्था को आगे भी जारी रहने देने की व्यवस्था की गई। संघीय बजट का 80% भाग ऐसा था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था।
जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया गया था। अधिनियम के मतदाता मंडल का निर्धारण सांप्रदायिक निर्णय पर पूना समझौते के अनुसार किया गया था दोस्तों। उसके बाद देखिए, प्रांतीय विधानमंडलों का आकार तथा रचना विभिन्न प्रांतों से भिन्न भिन्न थी। अधिकांश तौर पे यहाँ एक सदनी और कुछ प्रांतों में यहाँ द्विसदनी थी, कुछ प्रांतों में एक सदनी थी, कुछ प्रांतों में दो सदनी थी। द्विसदनी व्यवस्था में उच्च सदन, विधान परिषद, निम्न सदन और विधानसभा थी दोस्तों। सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किए गए। सभी प्रांत विषयों का संचालन मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। वे सभी मंत्री एक प्रमुख मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे। मंत्री अपने विभाग के कार्य के प्रति जवाबदेह थे। व्यवस्थापिका में उनके विरुद्ध मतदान कर उन्हें हटाया जा सकता था। प्रांतीय व्यवस्थापिका प्रांतीय तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी। तो समझ में आ गया उसकी विशेषता हमने क्या पढ़े, एक तो अखिल भारतीय संघ और दूसरा संघीय व्यवस्था के बारे में हम पढ़े। अब गवर्नर जनरल के अधिकार का अत्यंत विस्तार भी किया गया था, तो उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, गवर्नर जनरल के अधिकार अत्यंत विस्तार थे उनके अधिकार जो थे। वहां अनुदान मांगने में कटौती कर सकता था। जो गवर्नर जनरल वो अनुदान मांगने में कटौती कर सकता था। विधान परिषद द्वारा अस्वीकार किए गए विधेयक का अनुमोदन कर सकता था, ये भी शक्तियां दी गई थी उनको। अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उस टाइम से ही चलती आ रही है और अभी हम वर्तमान में ही पढ़ते हैं। किसी विधेयक के संबंध में अपने निषेधाधिकार का वोट का प्रयोग कर सकता था तथा दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता था। प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्वायत्तता को इंग्लिश में बोलते हैं एटोनॉमी यानी उस शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिल जाता है। जिसको अपने स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिल जाता है उसे ही स्वायत्तता कहते हैं। तो प्रांत को अपना स्वयं का फैसला लेने का अधिकार दिया गया था, इसको पढ़ लेते हैं। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। प्रांतों को स्वायत्तता एवं पृथक विधि पहचान बनाने का अधिकार दिया गया था। प्रांतों को भारत सचिव, गवर्नर जनरल के आला कमान वाले आदेशों से मुक्त कर दिया गया था। जो आला कमान वाले आदेशों से थे, जो ब्रिटेन से आया करते थे, आला कमान वाले आदेशों से मुक्त कर दिया गया था। इस प्रकार अब प्रत्यक्ष और सीधे तौर पर महिमा ताज यानी क्राउन के अधीन आ गया था। जो क्राउन था, ब्रिटेन का शासन क्राउन के अधीन आ गया था। प्रांतों की स्वतंत्रता, आर्थिक शक्ति और संसाधन दिए गए थे। प्रांतीय सरकार अपने स्वयं की साख पर धन उधार ले सकती थी। स्वयं के साख पर अपनी धन उधार ले सकती थी। अब पढ़ लेते हैं हम भारत शासन अधिनियम में क्या कार्यपालिका थी, उसको डिस्कस करेंगे। गवर्नर जनरल जो था वो केंद्र के समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था। गवर्नर प्रांतों में ताज का मनोनीत प्रतिनिधित्व होता था, जो महिमा ताज की ओर से समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता था दोस्तों। गवर्नर को अल्पसंख्यकों, लोक सेवकों के अधिकार, कानून एवं व्यवस्था, ब्रिटेन के व्यापारिक हितों तथा देसी रियासत इत्यादि के संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त थी। यह गवर्नर का अनुभव करने की प्रांत का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता और शासन का संपूर्ण भार वह अपने हाथों में ले लेता था। जैसे वर्तमान में हमारे संविधान में भी होता है, जब कोई राज्य ढंग से कार्य नहीं करता, शासन के संविधान के हिसाब से कार्य नहीं चलाता, तो उसकी जो पूरी प्रशासनिक शक्ति जो होती है वो केंद्र के हाथों चली जाती है। उसी प्रकार का प्रशासन के विषय को दो भागों में विभक्त किया गया था। एक तो सुरक्षित, जिसे आरक्षित भी कहते थे, एक हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय में विदेशी मामले आते थे। सुरक्षित विषय जिसमें सुरक्षा वाले मामले आते थे, जैसे विदेशी मामले, रक्षा, जनजाति क्षेत्र और धार्मिक मामलों में जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर करता था। कार्यकारी परिषद केंद्र व्यवस्थापिक के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषय के वे सभी अन्य विषय सम्मिलित थे जो सुरक्षित विषयों में सम्मिलित नहीं थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल उन मंत्रियों की सलाह से करता था जिनका निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता था। मंत्री केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उन्हें त्यागपत्र देना अनिवार्य था। देश की वित्तीय स्थिरता, भारतीय साख की रक्षा, भारत या उसके भाग की शांति सुरक्षा, अल्पसंख्यक सरकारी सेवाओं तथा आश्रितों की रक्षा, अंग्रेज तथा बर्मी माल के विरुद्ध किसी भेदभाव को उसकी रक्षा, भारतीय राजाओं के हितों तथा सम्मान की रक्षा, अपनी निजी
विवेकाधीन शक्ति की रक्षा इत्यादि के संबंध में गवर्नर जनरल को व्यक्तित्व निर्णय लेने का अधिकार था। गवर्नर जनरल को व्यक्तित्व निर्णय लेने का अधिकार था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने की कुछ परिस्थितियां थी, तो परिस्थितियां क्या क्या थी उनको देखते हैं हम। तो देखिए, वर्ष 1919 में सुधारों को कांग्रेस ने असंतोषजनक, अपर्याप्त और निराशजनक कहा। किसको? 1919 के सुधारों को कांग्रेस ने असंतोषजनक, अपर्याप्त और निराशजनक कहा। इसमें दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कि हम कोई भी अंग्रेजी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, उसे ही असहयोग आंदोलन कहते हैं, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल का बहिष्कार सम्मिलित था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के लिए प्रमुख उत्तरदायी कानून नियमानुसार थे। तो स्वराज दल की भूमिका थी। देखिए, स्वराज दल की भूमिका 1919 के सुधारों के प्रति असंतोष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उदारवादी जो लंबे समय तक सरकारों के साथ सहयोग की नीति के पक्षधर थे, उन सुधारों की अपर्याप्त और असंतोषजनक मानने लगे थे। वही सुधार लोग इसको अपर्याप्त और असंतोषजनक मानने लगे थे। तत्पश्चात स्वराज दल के इन सुधारों के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दल के गठन का उद्देश्य तो इनके विरुद्ध में जुड़ा हुआ था। उद्देश्य यह था कि विधानमंडल में प्रवेश कर इन सुधारों तथा अन्य संबंध किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध मिल जाए, अविरुद्ध मिल जाए, कोई भी ऐसा मिल जाए प्रक्रिया जो अविरुद्ध मिल जाए। 1923 के चुनाव में इस दल को मिली प्रचंड सफलता के लगभग लाभ को स्वराजियों ने विधेयक और एवं सरकारी कार्यों के विरुद्ध की ओर मोड़ दिया था। इसके बाद एक साइमन कमीशन की भूमिका भी आई थी। तो साइमन कमीशन 1927 में सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कर अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर लिया कि मोंटफोर्ड सुधार असफल रहा। जो 1919 में था, मोंटफोर्ड सुधार असफल रहा। दूसरी ओर 1923 के चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता से भी सरकार भयातुर थी। एक और तर्क यह भी था कि लंदन में लॉर्ड बिरकनहैंड भी कमीशन के गठन का श्रेय आगामी उत्तरदायी सरकार को नहीं देना चाहते थे। वहां पे लंदन में हुआ था, लंदन में एक लॉर्ड बिरकनहैंड कमीशन बनाया जा रहा था, तो उसकी भी सरकार को नहीं देना चाहती थी। कमीशन की रिपोर्ट जो असंतुष्टियों थी, वे प्रत्यक्ष रूप से मोंट्स सुधार की कमियां तथा और अन्य सुधार आवश्यक रेखांकित कर रही थी। आगे देखेंगे हम। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का मूल्यांकन दिया हुआ, तो इसको देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस अधिनियम के संबंध में कहा था कि यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र कहा था। प्रस्तुत यह एक ऐसा अधिनियम था जिसमें भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में रखी गई थी। इसमें प्रस्तावित संघ की रूपरेखा ऐसी बनाई गई थी कि किसी प्रकार का वास्तविक विकास असंभव हो जाए। 1935 के अधिनियम में जिस अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया है, यद्यपि उसी संघ के सभी आधारभूत लक्षण जैसे शक्तियों का विभाजन, लिखित कठोर संविधान एवं निष्पक्ष न्याय सत्ता के स्थापना विद्यमान थी। लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे गंभीर दोष थे जिसके कारण यह स्वीकार नहीं हो सका था। संघ के आकार, जनसंख्या महत्व और राजनीतिक प्रणाली की दृष्टि से निरंतर भिन्न प्रकार की इकाइयों का मेल प्रयत्न किया गया था। भारतीय व्यवस्थापिका को विधानमंडल में संशोधन करने का अधिकार नहीं था। इससे भी अधिक आपत्तिजनक बात यह थी कि अवशेष शक्तियां गवर्नर के पास थी। जितनी भी शक्तियां थी, बची हुई शक्तियां पूरी गवर्नर के पास थी। उसके बाद आगे देखिए, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभी सदस्य निर्वाचित होते थे। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। मताधिकार का भी विस्तार किया गया था, लेकिन वास्तव में यह सब एक भ्रम मात्र था। उसके बाद देखिए, गवर्नर जनरल और गवर्नर के व्यापक व विशेष उत्तरदायित्व के कारण प्रांतीय स्वशासन का मजाक बनाकर रह गया था। प्रांतीय स्वशासन की वास्तविक धुरी मुख्यमंत्री नहीं, वरना सम्राट पर नियुक्त था। इसका प्रतिनिधि गवर्नर ही था। उपयुक्त कारणों से पंडित नेहरू ने इसे अनचैहिक अप्रजातांत्रिक
अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। भारत शासन अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंशहिक अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी है दोस्तों। वैसे ही पंडित नेहरू ने इसे यह भी कहा है यह अधिनियम दास्ता का घोषणा पत्र है, तो ये दोनों याद रखें, पूछा जा सकता है। इस एक्ट को अनेक ब्रेक वाली मगरमच्छ रहित मशीन भी की संज्ञा भी दी है, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनेक ब्रेकों वाली मगरमच्छ इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दी है। तथा बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक ने बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक ने ना तो यह हिंदू राज्य है और ना ही मुसलमान राज्य है यह कहा है, इसकी संज्ञा दी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसने कहा? बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक ने इसे ना तो यह हिंदू राज्य है और ना ही मुसलमान राज्य है कहा है भारत शासन अधिनियम 1935 को। यद्यपि यह बात निरंतर स्पष्ट हो गई कि सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली भारत के लिए अहितकारी है और सबने एक स्वर में इसकी निंदा की थी, फिर भी न केवल इसको कायम रखा गया बल्कि इसका विस्तार भी किया गया। इस अधिनियम में नवीन संविधान के स्व-विकसित होने भारतीयों द्वारा अपने भय का निर्णय करने का कोई प्रबंध नहीं था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगति का निर्णय में ब्रिटिश संसद ही थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद भारत मंत्री के नियंत्रण में भी कोई भी कमी नहीं की गई। एटली ने ठीक कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसा एटली ने कहा था दोस्तों। तो ये पूछा जा सकता है किसने कहा था, याद रखना है एटली ने ठीक कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई उल्लेख नहीं है, याद रखें, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए विशेष संरक्षण एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व के अधिनियम में वास्तविक क्रियान्वयन में रुकावट आई थी। प्रांतों में भी गवर्नर को असीमित अधिकार थे। प्रांतों में भी गवर्नर को असीमित अधिकार थे। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था के कालांतर में सांप्रदायिक को उभरा तथा अत्यंत दुखद परिणाम 1947 में विभाजित के रूप में आया। 1947 के विभाजन के रूप में आया था दोस्तों। तो ये सांप्रदायिक की शुरुआत वहीं से हो गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की। और जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, जब भी यही बात उभर कर आई जो पहले से चली आती रही थी, और अलग अलग दो राष्ट्र बनाए गए। आगे चलेंगे। इस अधिनियम में एक अत्यंत रिजिड संविधान प्रस्तुत किया गया जिसे आंतरिक विकास में कोई संभावना नहीं थी। संविधान संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित होना एक बड़ा दोष था। ब्रिटिश संसद में निहित होना एक दोष था। अधिनियम की संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अधिनियम में जिस संघ के निर्णय की परिकल्पना की गई थी उसके प्रति ना सरकार गंभीर थी और ना ही उसके लिए कोई निश्चित प्रावधान किए गए थे। संघ में शामिल होने या ना होने का निर्णय देशी रियासतों की मर्जी पर छोड़ दिया गया था, इसलिए संघ निर्माण की अवधारणा कभी पूर्ण नहीं हो पाई दोस्तों। इस अधिनियम में केंद्र पर द्वैध शासन सौंप दिया गया था, जिस द्वैध शासन को साइमन कमीशन ने दोषपूर्ण बताया। उसी व्यवस्था को केंद्र पर भी सौंप दिया गया था। तो इस तरीके से हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त हुआ। इसको आप अच्छे से देखिए ये वीडियो को। यहाँ से एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आएंगे जो आपको बनेंगे, जैसे किसने क्या कहा और कुछ काम की जानकारी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते। अगला लेक्चर आएगा संविधान सभा के ऊपर। धन्यवाद।